नमस्कार दोस्तों। हम आ चुके हैं, आप भी आ जाइए, जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो हम क्या पढ़ रहे थे वो भी अब चलते हैं, 2 क्लासें पढ़ ली हैं, अब तीसरी क्लास पर आना है। तो मित्रों, हम चल रहे थे भारतीय संविधान के भागों पर चर्चा कर रहे थे। मैंने कहा कि पूरे भारतीय संविधान में जितने भाग हैं, अनुच्छेद हैं, हम सबको एक टेबल में ही समाहित कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसके माध्यम से व्याख्या कर सकते हैं अगर एक बार हमने अनुच्छेदों को, कि बेसिकली जो भी है। तो इंदिरा चौधरी बोल रही है, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव नमस्ते। तो बेसिकली क्या है कि हम एक टेबल में सबको समाहित करते हैं। सबसे पहले तो संविधान है क्या, मैंने बताया था संविधान नियमों का समूह होता है जिसके माध्यम से सरकार जनता पर शासन करती है। ये बात तो सबको ध्यान होगी। तो आपको भी सबको, ये जनता का मतलब क्या है, नागरिक से है, नागरिकता से है, नागरिक से है। जनता उसी को कहते हैं जो नागरिक रहता है। तो बेसिक रीजन है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब ये संविधान बना किसके लिए है? ये संघ राज्य क्षेत्र के लिए बना है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के लिए। तो पहला वाला भाग भारतीय संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो सबसे पहले वाला भाग किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र से। तो ये मित्रों आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर भूल गए तो फिर आपके साथ समस्या हो जाएगी। तो भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद कितने? 1 से 4। संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं तो आपको भी ध्यान रखना है। भारत में राज्य कितने हैं भाई? 28 राज्य हैं, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। तो ये ध्यान रखना है। बाकी इसके बारे में वो डिटेलिंग हम पूरा पहला भाग पढ़ेंगे जैसे, लेकिन इंट्रो में तो आप इतना ध्यान रखना है कि भाई पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया, भारत यूनियन ऑफ इंडिया है। दूसरे में बेसिकली कि भाई राज्य नाम के सीमा में परिवर्तन है। और तीसरे में राज्य के निर्माण वाला है। चौथे में कहा है 2-3 की प्रक्रिया जो है उसके लिए संविधान संशोधन नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये डिटेलिंग हम बाद में पढ़ लेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो, भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 हैं। भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। अब भाग 2 किससे संबंधित था? नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको एक बात और मैं यहीं बता देता हूँ, आप जानते हैं नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद और निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे। तो बेसिकली ये भी ध्यान रखना है कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 से पहले ही लागू हो गए थे, 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। एक बात मैंने कल बताई थी, वो भी मैं आपको आज बता देता हूँ कि बेसिकली ध्यान रखना है नागरिकता की अवधारणा किस पर बल देती है, गणराज्य पर या लोकतंत्र पर, संघात्मक शासन पर या एकात्मक शासन पर। तो आपको ध्यान रखना है नागरिकता की अवधारणा बेसिकली गणराज्य पर बल देती है। सबको मेरी नमस्ते, इंदिरा चौधरी जी को, सत्येंद्र फौजदार को, नगेंद्र भाभू जी को, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। और आप जुड़ते जाइए, शेयर करते जाइए, जितने ज़्यादा लोग रहेंगे तो मेरा भी जोश बढ़ेगा। चाहे मैं तबीयत खराब होने के बाद 3 महीने बाद आपके साथ आया हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और अपने आप को जोशीला बना के काम कीजिए। और इसमें कोई चीज़ छोटी और बड़ी नहीं होती, सब क्वेश्चन बराबर नंबर के होते हैं। तो आपको छोटी छोटी बातें भी याद रहनी चाहिए, ज्ञान कभी कहीं नहीं जाता। तो आपको थोड़ा जोश के साथ आना होगा। आप युवा भी हैं, तो आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वेरी गुड, इंदिरा चौधरी जी लिख रही हैं गणराज्य से, बहुत अच्छी बात की। तो भाग 2 आपने पढ़ लिया। फिर मैंने बताया था जनता के पास क्या होते हैं। जनता के पास कुछ नहीं होते हैं, जनता के पास 2 ही चीज़ें होती है, एक अधिकार, एक कर्तव्य। ये कल मैंने बताया भी था, लेकिन आपको ध्यान है तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जनता के पास, नागरिक के पास 2 ही चीज़ें रहती हैं, अधिकार और कर्तव्य। लेकिन मैंने बताया था हमारे यहाँ अधिकारों को 2 भागों में बांटा गया था। उसका कारण था हम 250 वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन रहे थे। तो भारत जब 1947 में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ या 47 में आज़ाद हुआ, उस समय हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि हम जनता को सारे अधिकार दे सकें। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने अधिकारों को 2 भागों में बांट दिया। एक फंडामेंटल राइट जिनको कहते हैं मौलिक अधिकार, दूसरे डीपीएसपी जिन्हें कहते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व। जो फंडामेंटल राइट हैं वो तो वाद योग्य हैं
वो तो तुरंत प्राप्त हैं। अगर ये हमें प्राप्त नहीं होते तो हम न्यायालय में जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, सरकार के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट तो हमें प्राप्त हो गए थे 26 जनवरी 1950 से ही, और आज तक हमें प्राप्त हैं। अगर ये कहीं भी इसमें कोई दिक्कत आती है तो हम सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। दूसरे डीपीएसपी हैं। डीपीएसपी है राज्य के नीति तत्व। इसमें बेसिकली रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार का अधिकार, काम का अधिकार, ऐसे अधिकार हैं जो सकारात्मक अधिकार हैं, लेकिन ये हमें प्राप्त नहीं है। ये भविष्यलक्षी अधिकार है। इसमें कहा गया जैसे जैसे भारत का विकास होगा तो आपको नवीन अधिकार मिलेंगे। तो वास्तव में नवीन अधिकार मिल भी रहे हैं हमें। जैसे अभी शिक्षा का अधिकार मिला है 6 से 14 वर्ष वाला, पहले ये 6 से 14 वर्ष वाला डीपीएसपी में था और आज 21 अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार में शामिल हो गया है। ऐसे मनरेगा में चल रहा है काम का अधिकार, अभी वो भी धीरे धीरे जब हमारा विकास पूरा हो जाएगा तो उसको भी हम मौलिक अधिकारों में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारी सरकार ऐसी कोशिश कर रही है। तो बेसिकली ये भाग 4 में डीपीएसपी हैं, भविष्यलक्षी अधिकार हैं, तो आपको ध्यान रखना है भाग 4 में। 4 कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भाग 3 कहाँ से शुरू होगा? भाग 3 तो है 12 से 35 तक। भाग 3 मौलिक अधिकार किसमें? भाग 3 में है 12 से 35 तक। और भाग 4 कहाँ से शुरू होगा? 36 से। तो आपको सीक्वेंस से ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। भाई भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र है, 1 से 4 अनुच्छेद हैं। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अब सिंपली आपसे पूछ ले कि बेसिकली अनुच्छेद 5 से संबंधित प्रावधान है, 4 विकल्प हों तो नागरिकता से संबंधित होगा, वही नागरिकता से संबंधित विकल्प ही होगा 5 वाला। तो ऐसे मौलिक अधिकार के बारे में आ जाए 4-5 अनुच्छेद दे दे तो आप ये तो लगा सकते हैं 12 से 35 वाले अनुच्छेद हैं, और डीपीएसपी वाले कौन से? 36 से 51 वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है भाग 4 में डीपीएसपी हैं। भाग 4A में बेसिकली मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं। ये मित्रों मौलिक संविधान में नहीं थे मौलिक कर्तव्य, ये बाद में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में द्वारा जोड़े गए थे, इंदिरा गांधी जी के समय जोड़े गए थे। पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, बाद में फिर 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसमें जो शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया, उसी में बेसिकली 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि गार्जियन का दायित्व है, माता पिता का दायित्व है कि अपने बच्चों को पढ़ाएगा। तो के वाला जो 11वां है मौलिक कर्तव्य 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। अब कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। तो आपको ये मोटी मोटी बातें, छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रहनी चाहिए, क्योंकि आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। इंदिरा चौधरी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अनिष्का मीना जी बोल रहे हैं 12 से 35 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। इंदिरा चौधरी 36 से 51 डीपीएसपी बिल्कुल सही है। 51A में है बेसिकली मौलिक कर्तव्य। तो 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं इसमें एक ही अनुच्छेद है 51A, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आप कमेंट कर रहे हैं। बस इसको शेयर करते जाओ, अपने दोस्तों से कहो क्लास में जुड़ जाएं, आपको नॉलेज बढ़ेगी घटेगी नहीं, मैं वादा करता हूं। और मैं इसमें गहन नॉलेज भी दे दूंगा, लेकिन आप जुड़ेंगे तभी तो देंगे ना। तो आप जुड़ेंगे नहीं, आप बोलेंगे नहीं हम तो कैसे जुड़े हैं, आपके पास तो समय नहीं है सर, हम शाम को तो ये करते हैं। तो आप कुछ नहीं, अच्छे से आप जुड़े। अब उसके बाद हम देखते हैं सरकार वाला भाग, देखते हैं जो देखते हैं सरकार में क्या क्या आएगा। मैंने आपको बताया था अगर हम मोटी निगाह से देखते हैं, मतलब एक 10वीं क्लास के, 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के बच्चे से देखें, तो भारत में सरकार के 3 रूप देखने को मिलते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। लेकिन जैसे बच्चा ग्रेजुएशन करता है, इंटेलिजेंट हो जाता है, आपकी तरह हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, तब वो सोचता है तो जिसको दिखाई देते हैं सरकार के 5 रूप। तो वास्तव में भारत के अंदर गहन अध्ययन करने पर हमें पता चलता है सरकार के 5 रूप विद्यमान हैं। 3 तो स्पष्ट ही हैं, पहला केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा देखें तो इसमें बेसिकली आपको नजर आएगा यूटी, केंद्र शासित प्रदेश शासन, केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूटी भी कहते हैं। डरना नहीं, दिल्ली पांडिचेरी वाला क्षेत्र है। तो ये जो 8 हैं तो बेसिकली ये यूटी बोलते हैं इसको, यूटी प्रशासन वाला। फिर स्थानीय सरकार और फिर एक जनजातीय प्रशासन। तो सरकार के हमें 5 रूप देखने को मिलते हैं। अब ये पांचों कहीं ना कहीं जनजातीय सरकार या प्रशासन, तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब मित्रों हमने 4 भाग तो देख लिए थे, 4 भाग तो बेसिकली आप सबको पता है। अब 5वां भाग जो है वो केंद्र सरकार से संबंधित है। 5वां भाग केंद्र सरकार से संबंधित है, दिखाई दे रहा है ना, 5वां भाग केंद्र सरकार से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद कहाँ से शुरू होंगे? 52 से 151 तक हैं। फिर छठा भाग जो है वो राज्य सरकार का है, इसमें कहाँ से शुरू होगा? इसमें 152 से 237 तक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश वाला भाग 8 है। आप कहेंगे आप भाग 7 कहाँ गया? भाग 7 को मैं बता देता हूँ। भाग 7वां जो था, भाग 7, इसमें एक ही अनुच्छेद था 238। इसमें बेसिकली क्या है, जब हम आज़ाद हुए थे 26 जनवरी 1950 को, तब पूरे भारतीय संघ राज्य क्षेत्र को ऐसे बांटा था, राज्य और संघ में नहीं बांट रखा था, ABCD में बांटा हुआ था। वैसे भी आप राजस्थान वाली किताबें पढ़ेंगे तो पहले आता था राजस्थान B वाले भाग में, अजमेर वाला C भाग में। वास्तव में ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो 1956 में बांटे गए थे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत, जब फजल अली आयोग बना था उसकी सिफारिश पर ये बने थे। तो 7वें भाग को 7वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। निरसित करने का मतलब है निकाल दिया गया, 1956 द्वारा निरसित कर दिया। अब ये डरना मत, आप कहेंगे सर ये निरसित क्या शब्द है? निरसित का शुद्ध हिंदी बनता है, वैसे सरल हिंदी बनता है निकाल दिया गया। पहले था ये ABCD वाला, अब नहीं है। इसमें एक ही अनुच्छेद है जो आज खाली पड़ा है, वैकेंट है। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो ऐसे बिंदी 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 बनी हुई है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें गड़बड़ नहीं करना। अब आपसे पूछेगा 238 में अनुच्छेद में क्या प्रावधान है कुछ नहीं था। इसमें ABCD में पूरे भारतीय संघ राज्य क्षेत्र को बांट रखा था, इसे 7वें संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित कर दिया गया। अब ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। वेरी गुड, अनिष्का जी बोल रही हैं, इंदिरा चौधरी जी भाग 6 राज्य सरकार, वेरी गुड। तो भाग 5 ये बिल्कुल सही है। आप बहुत इंटेलिजेंस वे से बता रहे हैं, बहुत बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव हुए तो समस्या का निदान हो जाएगा आपका। तो आप जुड़े रहो मेरे साथ बस जोश के साथ। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7वां तो निश्चित हो गया। अब भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। भाई दिल्ली पांडिचेरी की चर्चा कौन से भाग में है? अब सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, अंडमान निकोबार की चर्चा किस में है? दादर नगर हवेली दमन द्वीप की चर्चा कौन से भाग में है? तो 8वें भाग में है। तो 8वें भाग कहाँ से शुरू होगा? भाग 8 शुरू होगा कहाँ से? 238 तो ये था 7वां, इसमें एक ही अनुच्छेद था। 239 से शुरू होगा, 242 तक है। वेरी गुड, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश मैंने बताया आपको। अब मित्रों थोड़ा सा केंद्र सरकार राज्य सरकार को थोड़ा अंदर से भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें देखें केंद्र सरकार में 52 से 151 अनुच्छेद हैं। अब हम और अंदर डिटेलिंग में जाने के सोचें तो सबसे पहले जो अनुच्छेद हैं वो कार्यपालिका से संबंधित है। सबसे पहले अनुच्छेद कार्यपालिका से संबंधित है। फिर उसके बाद 52 से 78 तक कार्यपालिका से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, इससे संबंधित अनुच्छेद है 52 से 78। फिर विधायिका से संबंधित है। विधायिका का मतलब है यहाँ संसद से संबंधित। संसद से संबंधित कहाँ से अनुच्छेद शुरू होंगे? 79 से, ये 1, 2, 3 तक है। तो आपको ये भी थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन ध्यान रखना चाहिए। अब सिंपल आ जाए, आपके लोकसभा की चर्चा है अनुच्छेद 52 में या 81 में, तो आपको ध्यान रखना है कि विधायिका की चर्चा 79 से शुरू होती है। तो आप आसानी से बेसिकली क्या है ये कर सकते हैं। तो ये सारा ध्यान में रखना है, तो आपको सारा मिल जाएगा। एक PSN एजुकेशन ने राष्ट्रमंडल की एक परंपरा के अनुसार देश ब्रिटिश राजा रानी राष्ट्राध्यक्ष मानते हैं। नहीं, अब हमारे यहाँ कोई राष्ट्र राज्य नहीं है। अब हमारे भारत का तो अलग सिस्टम है, बाकी दुनिया का छोड़ो, अब भारतीय संविधान पर आओ। अब राजा रानी नहीं चलता, अब हमारा तो राष्ट्रपति है, निर्वाचित होता है। तो बेसिकली क्या है, विधायिका से संबंधित अनुच्छेद 79 से 1, 2, 3 तक हैं। उसके बाद न्यायपालिका आएगी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय आएगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन से? 124 से 147 तक हैं। अब कितने अनुच्छेद बच गए? देखो 4 बच गए, 148 से 151, ये कार्यपालिका से संबंधित हैं। इनको हम इधर जोड़ देते हैं, अलग से इसी में लिख देते हैं। ये भी कार्यपालिका का भाग है। इसमें कैग है। कैग क्या है? नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का नाम सुना होगा। तो कैग का प्रावधान है 148 से 151 तक। तो आपको ये डिवीजन भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप अच्छे से हल कर पाएंगे। दीपक कुमार धाकड़ जी कह रहे आर्टिकल 53 के
करिए, पालिका की पावर प्रेसिडेंट में है, बिल्कुल सही कहा। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, 53 में कहा गया है, बिल्कुल सही है। 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बिल्कुल दीपक कुमार जी आप सही कर रहे हैं। लेकिन अभी हम इनको थोड़ा मोटा मोटा पढ़ें, फिर अंदर जाके एक एक भाग को पढ़ेंगे, तो हमें बहुत गहन अध्ययन करना है। अभी तो शुरुआत है, अभी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं धाकड़ जी? तो आप धाकड़ हैं, धाकड़ वैसे ही पढ़िए, शाबाश, वेरी गुड। तो आगे देखते हैं, राज्य सरकार को भी ऐसे क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं। इस राज्य सरकार में पहले प्रावधान किससे हैं? कार्यपालिका से संबंधित होंगे, फिर विधायिका से संबंधित होंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित होंगे। तो इसको भी मैं पेश करके बता देता हूं आपको। राज्य सरकार में पहले क्या है? कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद हैं, फिर विधायिका से संबंधित होंगे, और फिर न्यायपालिका। न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय आ जाएगा। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय आ जाएगा, यानी कि 152 से 167 तो इधर आएगा, फिर 168 से 213 इधर आएगा विधायिका वाला, और 214 से 237 जो हैं उसमें उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान है। 237। तो ये भी आपको डिवीजन ध्यान रखना चाहिए, यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद, राज्य की मंत्री परिषद, और जो भी है तो एडवोकेट जनरल वगैरह, वो सब कार्यपालिका 152 से 167 अनुच्छेद में। और राज्य विधानमंडल की चर्चा 168 से 213 तक है, इसकी प्रक्रिया वगैरह सब। उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 214 से 237 तक है। तो ये डिवीजन भी क्लियर होना चाहिए। कई बार अनुच्छेद पूछता है या मिलान करने के लिए देता है, तो आपके कुछ क्वेश्चन तो यहीं से होने लग जाते हैं। इंदिरा चौधरी जी, गुरुदेव, बिल्कुल सही, आप बहुत अच्छा कई लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो आप इसमें लगातार लगे रहिए, तो आपको ये डिवीजन भी क्लियर हो जाना है। तो इस प्रकार से मैंने आपको भाग 5, 6 और 7 बता दिया। अब और 8 भी बता दिया, केंद्र शासित प्रदेश वाला। केंद्र शासित प्रदेश वाले कौन से अनुच्छेद हैं? 239 से 242। तो आपसे दिल्ली वाला पूछे, पांडिचेरी वाला पूछे, तो आप बता देना ये अनुच्छेद हैं। तो उसके बाद हम भाग 9 स्थानीय वाला और जनजातीय वाला करते हैं। तो देखिए, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। इसको भी करने की कोशिश करते हैं। स्थानीय सरकार, अब स्थानीय सरकार का जो है भाग 9 है बेसिकली, तो इसमें अनुच्छेद 1 ही है 243, भाग 9 से संबंधित है, अनुच्छेद 1 ही है 243। अब इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सिंपली भाग 9 में है 243 ए से ओ, यानी कि अनुच्छेद 243 ए से ओ तक, यानी कि 243 ए बी सी डी से लेकर ओ तक हैं, 15 अनुच्छेद हैं। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे सब पार्ट है 243 के। इसमें पंचायती राज की चर्चा है। पंचायती राज तो जानते हैं ना, जिसे तृणमूल कांग्रेस भी कहते हैं, तृणमूल लोकतंत्र भी कहते हैं। अब डरना मत, तृणमूल लोकतंत्र क्या है? स्थानीय लोकतंत्र, तृणमूल लोकतंत्र। अब ये शब्द लेकर डरना मत, यानी कि भाग 9 में सिंपली क्या है? पंचायती राज की चर्चा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर 9th ए में शहरी स्थानीय स्वशासन है। 9th ए में शहरी स्थानीय स्वशासन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 9th ए में शहरी स्थानीय स्वशासन है, शहरी स्थानीय स्वशासन है, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, ये है। अब इसमें कौन से अनुच्छेद होंगे? ओ के बाद। ओ के बाद क्या आता है? पी। तो 245 पी से लेकर 243 जेड जी तक, जेड जी, जेड आ जाएगा, जेड के बाद फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड डी, जेड ई, एफ, फिर जी। इतने अनुच्छेद इसमें क्या हैं? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं, नगर पालिका से संबंधित हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड, अनिष्का मीना जी सही बता रही हैं, इंदिरा चौधरी जी बता रही हैं भाग 8 बिल्कुल सही है। आप लोग लगे रहिए तो आप अच्छा से करेंगे। तो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित ये अनुच्छेद हैं, ये ध्यान रखना है सिंपली सा, कि सारे इसके बारे में, नगर निगम, नगर पालिका के बारे में। अब अगला वाला जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान में भी रखना है। अब एक 9th बी और है, ये अभी जोड़ा गया था 9th बी, ये सहकारिता से संबंधित है।
इसे 97 संशोधन अधिनियम 2012 में जोड़ा गया था। अधिनियम मैंने कहा है, विधेयक नहीं है। 97 संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा जोड़ा गया। अब ये तो ध्यान रखना है कि सहकारिता से संबंधित जो प्रावधान है वो 97 संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो ये आपको गड़बड़ नहीं करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आप गड़बड़ करेंगे तो आपका फिर दिक्कत आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, सहकारिता से संबंधित हमारे यहाँ कब संवैधानिक दर्जा दिया गया, 2012 में। कहाँ पर दिया गया, 9th B में दिया गया। अब आप कहेंगे सहकारिता में क्या है, सहकारी संस्थाएं, यानी कि जहाँ मिलजुल कर छोटी छोटी संस्थाएं स्थापित की गई। जैसे गाँव में दूध की डेयरियाँ 10-5 लोग मिलकर क्या डेयरी की स्थापना कर देते हैं, या 10-5 लोग मिलकर खेती करना शुरू कर दें, 10-5 लोग मिलकर कोई भी उद्योग शुरू कर दें। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो सहकारिता से संबंधित हैं। सहकारिता का मतलब है कि कोई छोटे छोटे उद्योग मिलजुल कर करना। तो गांव में जैसे बेसिकली कई 5-7 लोग, 10 लोग, 50 लोग मिलकर कोई काम शुरू करते हैं, तो वो सारे, तो ये बेसिकली ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सहकारिता वाला है। तो अब इसमें कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, तो 243 ZH से लेकर ZT तक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ZH से लेकर ZT तक है, ठीक है ना। एक ग्रविता मीना जी बोली नमस्ते सर, नमस्ते सबको नमस्ते। लेकिन आप जुड़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, तब जाके काम चलेगा। ये ध्यान रखना है सहकारिता वाला, कहीं गड़बड़ करके आ जाए, बाद में सवाल आए उसके बाद रोते हैं मेरे पास कि सर आपने बताया नहीं था, नहीं तो हम तो कर देते, अब बताया है, अब हम क्या करें। फिर रोना शुरू कर देते हो। रोना धोना नहीं है, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। अब कोचिंग भी खुल रही हैं, एसआई का पेपर भी हो रहा है, रीट का भी हो रहा है, अब आरएस का भी होगा, एसआई का भी होगा, सब पेपर होंगे। बस आपको लगन और मेहनत की ज़रूरत होती है। आप लगन मेहनत तो पीछे छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दिक्कत होती है। क्लास लेते हैं, 5 मिनट देखा, अब मुझे रसोई का काम है, रसोई का काम तो बाद में भी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना है। तो अब ये सहकारिता वाला है। अब भाग 10 में देखते हैं क्या है। चलो भाग 10 में भी देखते हैं क्या है। जनजातीय सरकार वाला है। तो मैंने सरकार के 5 रूप बता दिए, 5वां रूप है जनजातीय सरकार, जनजातीय प्रशासन वाला। इसमें भाग 10 में ये, इसमें एक ही अनुच्छेद है 244। इसमें टीएसपी वाला एरिया आता है, 5वीं 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5वीं 6वीं अनुसूची वाले क्षेत्र, टीएसपी वाले क्षेत्र, माडा वाले क्षेत्र, वो बेसिकली इसमें आते हैं। टीएसपी माडा नाम सुना होगा, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच वाला। तो ये बेसिकली ट्राइबल वाले एरिया हैं, जनजातीय वाले क्षेत्र हैं। तो 5वीं 6वीं अनुसूची वाले ये आते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा पता रहना चाहिए, नहीं तो अन्यथा फिर बिल्कुल आपकी नॉलेज क्या है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो तैयारी हो जाए तो काम भी तो होना है ना। बिल्कुल काम तो आप करो, इसमें मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, स्वागत है। मैं तो ये बस कह रहा हूँ काम पहले कर लो और उसके बाद तैयारी करो। काम आप पहले करके रखना चाहिए था ना। तो उसके लिए कोई बात नहीं, कल से मैं आ जाऊँगा, मैं कर दूँगा, मैं ऑनलाइन ही कराऊँगा। लेकिन चलो ये ध्यान रखना है, जनजातीय सरकार वाला ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आते हैं भाग 11, 12, 13, इन पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। भाग 11, 12, 13 पर चर्चा करते हैं। तो अब आते हैं, तो आप लोग को नॉलेज भी होगी। पहले भाग 10 मैंने पढ़ा है, 10 को मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो आप जल्दी जल्दी सुनते रहना। भाग 1 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 है। भाग 2 में नागरिकता है, 5 से 11 अनुच्छेद है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 12 से 35 है। भाग 4 में डीपीएसपी 36 से 51 है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य 51 है, अनुच्छेद 1 ही है। भाग 5 में केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार 52 से 151 तक है। भाग 6 में राज्य सरकार 152 से 237 तक है। भाग 7वां लैप्स हो चुका है, निरसित हो चुका है, निकाल दिया गया है, अब खाली पड़ा है। तो उसमें क्या था, ABCD वाला था। भाग 8 जो है यूटी प्रशासन से संबंधित है, अनुच्छेद 239 से 245 तक है। भाग 9 में स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज, नगरीय निकाय और सहकारिता है। भाग 10 में जनजातीय सरकार है। तो मैंने 10 भाग बताए, 10 आपको टिप्स पर होना चाहिए। मित्रों एक बात और कह देता हूँ, जो ज्ञान आपको टिप्स पर रहता है, यानी कि 24 घंटे दिमाग में रहता है, वो तो आपका है। और जो कॉपी में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, तो वो तो मेरा ज्ञान है, टीचर का ज्ञान है, आपका ज्ञान नहीं है। इसलिए मित्रों मेरे से अनुरोध है कि आप इसको बार बार अभ्यास करें, रटकर काम करें, तो आपके लिए बेटर होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। अब इसके बाद हम आते हैं भाग 11 पर। चलो मित्रों भाग 11, 12, 13 देखते हैं। देखो भाग 11, 12, 13 ये तीनों केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र जानते हैं ना, मोदी, और राज्य का मतलब गहलोत जी।
इनके संबंध कैसे हैं, संबंध कैसे हैं सबको पता ही है आपके कैसे हैं, अच्छे हैं बेकार हैं। आज गहलोत जी तो बीमार हैं और मोदी जी तो ठीक हैं, अब गहलोत जी भी ठीक हो गए हैं और चलता रहता है। नेता तो जितने बीमार हों, जनता बीमार नहीं होनी चाहिए, जनता स्वस्थ रहनी चाहिए और नेता भी बीमार नहीं होनी चाहिए, काम करें तो, ठीक है ना। तो अब बेसिकली केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कौन से भाग हैं, भाग 11 से 13 तक, भाग 11 से 13 तक हैं जो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं डायरेक्ट। अब भाग 11 में क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। भाग 11 में है केंद्र राज्य विधायी व प्रशासनिक संबंध, विधायी व प्रशासनिक संबंध हैं। अब अनुच्छेद कहाँ से शुरू होगा जल्दी बताइए आप लोग, देखता हूँ, वेट कर रहा हूँ मैं। भाग 11 में कहाँ से शुरू होगा, भाग 10 कहाँ पर खत्म हुआ था, 244 पर, तो भाग 11 कहाँ से शुरू होगा, 245 से, तो 245 से 263 तक है। इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 245 से 263, बिल्कुल सही है। इसमें यह है संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा, समवर्ती सूची पर, राज्य सूची पर, प्रशासनिक संबंध में नदी जल बोर्ड, अंतर्राज्यीय परिषद, ऐसे प्रावधान है। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए। वैसे भी आप, मैंने कहा ना, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बीए पास हैं सब लोग, ग्रेजुएट हैं, अब कोई भी नॉन ग्रेजुएट नहीं है आप में से, और बहुत इंटेलिजेंट है बस, लेकिन देखते कम हैं, वो एक बात एक अलग है। अब अगला देखते हैं मित्रों, भाग 12 में क्या है। भाग 12 में है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, ये वित्तीय संबंध है। ये कहां से शुरू होगा, ये 264 से लेकर 300 ए तक या कै तक, हिंदी में कै, वैसे ये 300 कै में क्या है, ये आपको सबको पता है। 300 कै में संपत्ति का कानूनी अधिकार है, कौन सा, संपत्ति का है। तो ये कसाना जी, हेमराज कसाना जी बोल रहे हैं 245 से 263, बिल्कुल सही है। धाकड़ जी बोल रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। 300 में संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन नियम द्वारा इसे यहाँ जोड़ दिया 12वां भाग में। अब ये कानूनी अधिकार है। क्या अधिकार है, कानूनी। ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का एक कानूनी अधिकार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि संपत्ति के अधिकार की चर्चा 300 ए में है या 300 का में है, तो ये ध्यान रखना है। अब भाग 13 में क्या है, भाग 13 में भी ध्यान रखते हैं मित्रों। भाग 13 में केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध, इसमें व्यापार वाणिज्य संबंध हैं, यानी कि व्यापार कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन से अधिकारी चाहिए, कब कब टैक्स लगेगा, ये सारी चर्चाएं हैं केंद्र राज्य व्यापार वाणिज्य संबंध को लेकर है। इसमें अनुच्छेद कहाँ शुरू होंगे, 301 से 307, 7 ही अनुच्छेद हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बस ये बातें सारी आपको ध्यान रखनी है, तो इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। तो बेसिकली ये सारी बातें बिल्कुल, भागीरथ जी, मेघावंशी जी आ गए हैं, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो व्यापार वाणिज्य से संबंध में भाग 13 में चर्चा है। तो भाग 11, 12, 13, 24 घंटे अपने टिप्स पे रखो मित्रों, तब तो आपको ध्यान रखेगा। आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चों की तरह काम करेंगे। भाग 11 में क्या है, केंद्र राज्य विधायी प्रशासनिक संबंध दोनों हैं, गड़बड़ नहीं करना, कहीं खाली विधायी संबंध लिख लें। विधायी व प्रशासनिक संबंध दोनों हैं, 245 से 263। फिर वित्तीय संबंधों की चर्चा है 264 से 300 ए। अब ये जीएसटी वाला कानून भी इसी में, वित्तीय संबंध में, बस इनकम टैक्स वाला भी इसी में, सब ये कानून जो वित्त वाले हैं ये सारे इसी में। आप पूछेंगे जीएसटी का प्रावधान कौन से भाग में, भाग 12 में। इसमें क्या है, वित्तीय संबंध है केंद्र राज्य का, जीएसटी केंद्र राज्य में कैसे होगा, ये पूरा इसी में दे रखा है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना। व्यापार वाणिज्य संबंध, एक राज्य से दूसरे राज्य में माल आएगा, टैक्स कौन सा लगेगा, टोल टैक्स लगेगा, ये लगेगा, तो बेसिकली वो सारा व्यापार वाणिज्य संबंध की चर्चा 301 से 307 में। तो मेरे हिसाब से एक भाग 11, 12, 13 आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों को, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम भाग 14 पर आते हैं, भाग 14 पर भी आते हैं, 15 पर। अब मैं दो भाग लेके चलूँगा, भाग 14, 15, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेके चलेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और आपको कंफ्यूज नहीं करना। मैं इतने इंटेलिजेंट बच्चों को कैसे कंफ्यूज कर सकता हूँ, तो आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आप दो लेके चलते हैं, अब 14 और 15 लेके चलते हैं खाली। चलो एक लेते हैं भाग 14, भाग 14 को ऐसे लिखेंगे ना रोमन में, भाग 14, ये भाग 15। चलो आराम से लेके चलते हैं, क्या परेशानी, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। तो भाग 14 में है सिविल सेवा। देखो मित्रों, कई बार मैं नॉर्मली थोड़ा हंस कर बता देता हूँ,
सिविल सेवा में आईएएस आईपीएस ये आरएएस ये अफसर आते हैं सिविल सेवा ये वाले, तो वैसे भी कहते हैं ये चौधराहट ज़्यादा करते हैं, तो कहते हैं 14 में चौधराहट से संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना। अब भाग 14 कहाँ से शुरू होगा, 13 कहाँ पर खत्म हुआ था, 307 पर, तो ये 308 से शुरू होगा, 308 से 323 तक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें क्या आएगा, आईएएस आरएएस आईपीएस ये सारे जितने भी हैं राज्य और केंद्र सिविल वाले केंद्रीय सेवा वाले सब की चर्चा इसी में। फिर यूपीएससी आरपीएससी इसकी चर्चा भी है, यूपीएससी आरपीएससी की चर्चा 315 अनुच्छेद में है। ये कहा गया यूपीएससी आरपीएससी, अब इनके सदस्य कैसे बनेंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, 316 में चर्चा है, तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन आपको ये तो ध्यान रहे कि आईएएस आरएएस यूपीएससी आरपीएससी कौन से अनुच्छेद में या कौन से भाग ही पता लग जाए, तो 14 भाग में चर्चा है। संविधान के 14वें भाग में यूपीएससी आरपीएससी आईएएस आरएएस के बारे में चर्चा की गई है, ये तो ध्यान रखें, तो आपको तभी तो क्लियर होगा। और आप भी आरएस बनने जा रहे हैं, अब पूछे कि आरएस है ही कौन से भाग में, तो बता देना 14 में चौधराहट करते हैं हम, तो ये आपको पता रहना चाहिए। तो ये बेसिकली 315 में कहा गया यूपीएससी और आरपीएससी होगी, 316 में इनके सदस्यों की नियुक्ति है। अब आप भी पहले आरएस बनेंगे, फिर धीरे धीरे प्रमोट होकर आईएएस बनेंगे, या डायरेक्ट भी आईएएस बन जाएंगे, फिर एक दिन यूपीएससी के मेंबर ही बनेंगे, आरपीएससी के मेंबर ही बनेंगे, तो धीरे धीरे आपका विकास होता जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लेना। तो भाग 14 तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब भाग 15 में क्या है, इसमें निर्वाचन या चुनाव है, इसमें चुनाव आयोग के बारे में है, निर्वाचन या चुनाव के बारे में है, तो यानी कि मतदाता सूची के बारे में प्रावधान, चुनाव आयोग के प्रावधान, केंद्रीय चुनाव आयोग हो चाहे राज्य चुनाव आयोग हो, इन सब की चर्चाएं इसमें की गई हैं निर्वाचन वाले भाग में 15 में। ये कहाँ से शुरू होगा, 324 से 329 तक है। 324 में कहा गया है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, 324 में भारत के निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा भी की गई है। तो मित्रों ये मोटी मोटी बातें तो ध्यान रखना है। मतदाता सूची का बेसिकली 326 में 18 साल वाले वोटिंग का, ये तो हमको पता है, लेकिन हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन वैसे भी थोड़ा थोड़ा सा हम सबको ध्यान रहना चाहिए भाई कौन सा किस में क्या है। तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में आपसे सिंपल पूछे कि मताधिकार का जो है प्रावधान कौन से भाग में, तो भाई 15वें में है। निर्वाचन आयोग कौन से भाग में, भाई 15वें में है। कम से कम इतना तो आप बोलने रखे रहें, तभी तो आपका काम चलेगा। तो आप जैसे इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं ये जुड़े रहेंगे, लगातार देखते रहेंगे, तब तो काम चलेगा। लेकिन आप लोग पता नहीं क्या नींद में है अभी भी, आप आराम से चाय वाय पीते रहो और देखते रहो वहाँ कौन सा देख रहा है। ऑफलाइन में तो मैं चाय नहीं पीने देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में तो आप आराम से चाय नाश्ता कुछ भी कर सकते हैं, पूरी छूट के साथ हैं आप लोग। फिर भी पता नहीं चाय नाश्ता तो मैं मांग भी नहीं सकता आपसे, लेकिन अब देखो जैसे भी है। तो आप इसको ये ध्यान रखना, भाग 15 में निर्वाचन है। अब हम भाग 16 पर आते हैं। अब मैं 16 को थोड़ा सा अलग से ही बता देता हूँ, तो आप इसमें टेंशन नहीं लेना है। भाग 16 लो, ये देखते अब इसमें क्या है। भाग 16 में इसमें वैसे भी लिख देता हूँ संख्यात्मक, आप कंफ्यूज नहीं हो। भाग 16 में क्या है, इसमें है पिछड़े वर्गों का लोकसभा व राज्य विधानसभा में आरक्षण से संबंधित प्रावधान। पिछड़े वर्गों का लोकसभा एलएस लिख दूं, व राज्य विधानसभा को मैं एलएस से लिख दूं, राज्य विधानसभा में आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अब मित्रों इसमें कौन से अनुच्छेद कहाँ से शुरू होगा, 15वां जो भाग था 329 पे खत्म हुआ था, तो ये 330 से शुरू होगा, 330 से 342 तक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई 330 से 342 तक है। अब इसमें क्या क्या बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसमें थोड़ा सुनने की कोशिश करना तो आराम से। क्या है, लोकसभा की जो सीटें रहती हैं चुनाव में, विधानसभा की सीटों में एससी एसटी को जो आरक्षण मिलता है वो सब की चर्चा इसी में ही है। आपको पता है राजस्थान में बहुत सारी लोकसभा की सीटें, जैसे भरतपुर की सीट है तो एससी के लिए आरक्षित है, ऐसे कुछ सीटें टोंक सवाई माधोपुर की एसटी के लिए आरक्षित है, तो ऐसे बहुत सारी सीटें आरक्षित हैं। तो वो आपको ध्यान रखना है भाई, जो सीटें आरक्षण का प्रावधान कौन से भाग में है, 16 में है।
SC ST का, एंग्लो इंडियन का भी इसी में था। तो अब इसमें क्या है, 331 में तो ये प्रावधान है कि भारत में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करेगा, ठीक है ना। 332 है। फिर 333 में बेसिकली राज्य विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत करेगा, अगर किसी समुदाय का आरक्षण नहीं है तो राज्यपाल मनोनीत करेगा। 334 तो मैंने आपको परसों बताया था, कल भी बताया था। 334 में आरक्षण की अवधि को आगे बढ़ाना। तो अभी मैंने बताया था 104वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था 2020 में। 104वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया कि आरक्षण 80 वर्ष तक रहेगा ये लोकसभा विधानसभा में, यानी कि 2030 तक रहेगा। तो SC ST का ये, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना है, 104वें संशोधन अधिनियम में एक प्रावधान और किया गया। इसमें जो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान था ना, ये हटा दिया कि इसमें कहा गया कि एंग्लो इंडियन के आरक्षण बढ़ाने की बात नहीं की गई। कुमार वनिका जी बोल रही हैं सर PTET सेकंड पेपर और फोर्थ वालों के पेपर सेम आते हैं तो क्या रिप्लाई। तो बेटा मेरे को समझ नहीं आ रहा वनिका जी, तो आप जो कह रही हैं तो बिल्कुल मेरे से जो भी होगा मैं आपकी हमेशा मदद करने को तैयार हूँ। आप डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर लेना, कमेंट कर देना, और तो मैं बिल्कुल, पेपर तो सेम ही है सबका। तो अगर कोई भी टॉपिक ऐसा हो जो मेरे लायक हो और छूट गया हो तो मैं उसको क्लियर करा दूंगा, आप परेशान नहीं होना, ठीक है ना। तो बेसिकली 104वें संशोधन नियम जो 2020 में पारित हुआ, इसमें 80 वर्ष का SC ST के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था, और साथ में ये कहा गया कि भाई 2030 तक आरक्षण रहेगा। लेकिन साथ में एंग्लो इंडियन के लिए ख़त्म करने की बात की गई, एंग्लो इंडियन के आरक्षण को नहीं बढ़ाया गया। तो ये ध्यान रखना, मोदी जी ने एंग्लो इंडियन को हटा दिया, ठीक है ना। तो ये भी आपको सारी बातें पता रहनी चाहिए, तो आपको गड़बड़ नहीं करेंगे, तो आपको ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तो आपको आसानी के साथ ये सारा समझ आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या है, महिलाओं के आरक्षण की बात आती है, तो महिलाओं को अगर लोकसभा में और विधानसभा में आरक्षण देना है तो भाई कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन करना होगा, 330, 332 में परिवर्तन करना होगा, तो वहीं आरक्षण का प्रावधान लागू करना होगा। वैसे 108वां संशोधन विधेयक भी लाया गया था, जो PSNG एजुकेशन वाले बता रहे हैं सर ऐसे महिलाओं के लिए लाया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 108वां संशोधन विधेयक लाया गया था, अधिनियम नहीं, पारित नहीं हुआ था। महिलाओं को आज तक आरक्षण नहीं दिया गया। ये भारतीय पुरुष मानसिकता है। वास्तव में महिलाओं की 50% सीट होनी चाहिए, तभी तो महिलाओं का विकास होगा। संसद विधानसभा में जितना महिलाओं की भागीदारी रहेगी, फीमेल डेवलपमेंट होगा, हमारे महिला सशक्तिकरण होगा, तभी भारत का विकास होगा। तो आवश्यक भी है। तो महिलाओं को अगर आरक्षण देना है लोकसभा विधानसभा में तो कौन से भाग में परिवर्तन करना होगा, 16 में। अनुच्छेद पूछे तो 330 और 332 है, भाग पूछे तो 16 है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इतना सब आपको ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से भाग 16 को क्लियर कर सकते हैं। इसी में फिर 338 में आपको पता है, इसी भाग में 16 में, क्योंकि 16 330 से 342 तक है। 338 में SC ST आयोग का प्रावधान है, 340 में पिछड़े वर्ग का प्रावधान है। अनुच्छेद 341 में कहा गया कि राष्ट्रपति किसी भी निम्न जाति को अनुसूचित जाति घोषित कर सकता है, SC घोषित कर सकता है, और किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है, क्योंकि आरक्षण का लाभ किसी भी निम्न जाति को तभी मिलता है जब वो अनुसूचित जाति घोषित हो जाती है, SC घोषित हो जाती है। शेड्यूल कास्ट घोषित करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। इसी प्रकार से कोई भी जनजाति है उसको आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब उसे ST घोषित कर दिया जाता है। ST कौन घोषित करता है, राष्ट्रपति। तो ये प्रावधान किसमें, 342 में है। तो ये ध्यान रखना है, SC को घोषणा का प्रावधान 341 में, ST की घोषणा का प्रावधान 342 में है। तो मित्रों ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो भाग 16 भी कवर हो जाएगा। मैं बाद में और डिटेल में बता दूंगा, लेकिन आपको बेसिक तो आना चाहिए। आपके एग्जाम भी साथ में है तो आप इनको भी नहीं जानते हैं, फिर उसके बाद तो फिर बहुत करंट अफेयर के विषय हैं ये कोई पॉलिटिकल साइंस का विषय नहीं है, कोई संविधान का विषय नहीं है। ये तो मैं कहता हूँ करंट का जर्नल विषय रोज पेपर में आता है, तो ये बात तो आनी चाहिए, तो किसी भी पेपर में आ सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ भाग 16 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कवर किए होंगे। भाग 16 का सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 330 से 342 क्या प्रावधान है, पिछड़े वर्गों का लोकसभा विधानसभा में आरक्षण वाला है। फिर इसमें ध्यान रखना है एंग्लो इंडियन वाला किस में था, 331 में। अब 104वें संशोधन नियम द्वारा एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे बढ़ाने का नहीं फैसला किया है मोदी गवर्नमेंट ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। 104वें संशोधन नियम के तहत SC ST का आरक्षण तो 2030 तक बढ़ा दिया है, लेकिन एंग्लो इंडियन का रोक दिया है। फिर 330 और 332 में जो
है आरक्षण संबंधी प्रावधान। अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो हमें 330 और 332 में ही परिवर्तन करना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। 338 में SC/ST आयोग है, 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग है, और 341-42 में 341 में तो SC की घोषणा राष्ट्रपति करेगा और 342 में ST की घोषणा करेगा। तो इस प्रकार से भाग 16 को आप ढंग से पढ़ें तो बढ़िया रहेगा, लेकिन गाइड ना पढ़कर आप सीधे बेयर एक्ट को जाके पढ़े। संविधान का जो बेयर एक्ट होता है, अब दोबारा कोशिश करेंगे। अब एक बार में कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता, बार बार अभ्यास करने से क्लियर होता है। तो अब दोबारा कोशिश करेंगे। महिलाएं को जैसे जैसे सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाएं आगे आ रही हैं, तो निकट भविष्य में मानता हूं कि ये बिल भी महिला आरक्षण वाला पारित होगा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। इसमें नो डाउट कि महिलाओं का विकास हो रहा है, चेतना बढ़ रही है, महिलाएं आगे आ रही हैं, आज हर परीक्षा को टॉप कर रही हैं, खेलों में भी टॉप कर रही हैं, और जैसे जैसे राजनीति में भी टॉप करेंगी, और नो डाउट ये आगे भी फिर महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ती जाएगी। तो ये 16 भाग हो गए। अब हम भाग 17 पर आते हैं। भाग 17 को भी देखते हैं मित्रों, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ नहीं करना है। भाग 17, अब इसमें जाना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। अब बताते हैं, पूरा चर्चा करेंगे। कहाँ से अनुच्छेद शुरू होगा, वो किसमें खत्म हुआ था, 342 पे भाग 16। तो ये 343 से शुरू होगा, 351 तक है। सबसे पहले मित्रों, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर समझ आना चाहिए। राजभाषा होती है कामकाज की भाषा और राष्ट्रभाषा होती है मनोवैज्ञानिक एकता की भाषा। तो हमारे यहाँ ये राजभाषा से संबंधित है, यानी कि कामकाज की भाषा से संबंधित है, मनोवैज्ञानिक एकता की भाषा नहीं है। जैसे आप, यानी कि हिंदी को ये तो कहा गया है इसमें कि हिंदी को राजभाषा बनाया जाएगा, कामकाज की भाषा बनाया जाएगा, पर यह नहीं कहा गया कि राष्ट्र की एकता अखंडता की भाषा होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो वैसे भी बोलते हैं 3 कोस बाद पानी और भाषा दोनों बदल जाते हैं। तो बेसिक रीज़न है। तो साउथ इंडिया वाले लोग हैं, अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, तो तेलुगु है, तमिल है, वो बोलते हैं, उड़िया है, तो वो लोग अपनी भाषाएं बोलते हैं, हिंदी कम बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ही कहा गया धीरे धीरे हिंदी का विस्तार किया जाएगा। तो इसमें क्या है राजभाषा का, तो हिंदी को राजभाषा या राष्ट्रभाषा है। तो 343 में कहा गया कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि क्या होगी, देवनागरी। ये 343 अनुच्छेद में कहा गया है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया था, 343 में कहा गया है। अब पहले तो संविधान सभा जब गठन हो रहा था तब ये मांग उठी थी हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, लेकिन बाद में फिर क्या है, सहमति नहीं हुई। तो फिर ये मामला एक मुंशी आयंगर समिति थी, उसको सौंप गया था। किसको सौंपा था, मुंशी आयंगर समिति। ये मुंशी आयंगर जो फार्मूले के तहत ही, समिति के तहत ही हिंदी को फिर राजभाषा बनाया गया था। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, हिंदी को राजभाषा की घोषणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, मुंशी आयंगर समिति का है। संविधान सभा में गठित की गई थी मुंशी आयंगर समिति, और ये मुंशी आयंगर समिति की सिफारिश पर ही हिंदी को फिर राजभाषा बनाया गया था। कहा गया थी राष्ट्रभाषा बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको राष्ट्रभाषा बनाने की मांग संविधान सभा में की थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हिंदी राजभाषा है। 344 में राजभाषा आयोग का प्रावधान है, राजभाषा समिति का प्रावधान है। तो बेसिकली ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर कुछ अनुच्छेद और भी मैं बता देता हूँ कि वो भी आपको थोड़े पता रहने चाहिए। 350, 350A, 350B और 351, तो ये भी आपको पता रहने चाहिए, तो तभी आपका काम चलेगा। तो ये भी अनुच्छेद थोड़ा सा पता रहना चाहिए। 350 में क्या है, 350 में कहा गया कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति या दुखी व्यक्ति अपनी जो व्यथा है, दुख है, वो अधिकारी को किसी भी भाषा में सौंप सकता है। फिर अधिकारी का दायित्व है उस भाषा को पढ़ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 350 में लिखा है, वास्तव में सही है। अब दुखी आदमी से कहो हिंदी में लिखो, वो हिंदी जानता ही नहीं, लोगों उससे वकील से एप्लीकेशन लिखा, नहीं। ये सरकारी अधिकारी का काम है कि वो भाषा को देखेगा, सारे काम देखेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना इसमें है, व्यथित और पीड़ित व्यक्ति अपनी व्यथा, पीड़ित व्यक्ति अपनी व्यथा किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है, अपना दुख किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है, किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है। तो ये बात इसमें है, लिखी है 50 में। तो ये ध्यान रखना।
तो ये तो नॉर्मल बात है। आप भी किसी कर्मचारी सरकारी अधिकारी के पास जाएं, आपसे कहे आपको पहले कहीं चोट लगी है या अपना दुख व्यक्त करना चाह रहे हैं, आपसे कहे इंग्लिश में लेटर लिख के लाओ, तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद 350 में लिखा है पीड़ित व्यक्ति अपनी व्यथा किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है। तो आप उसे संविधान का हवाला दे सकते हैं उस समय। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये भी एक नॉलेज है, ज्ञान है, बिना ज्ञान के कुछ नहीं होता। इस नॉलेज को आपको जानना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको अधिकारी कभी इंग्लिश में कहेगा, कभी हिंदी में कहेगा। आप किसी भी भाषा में लिखें, फिर अधिकारी का काम है। तो आप ये अपना अपने अधिकार लेने के लिए, एक चैतन्य व्यक्ति बनने के लिए, पढ़े लिखे तो बहुत होते हैं लेकिन जानकार बहुत कम होते हैं, इसलिए आपको जानकारी ये अवश्य होनी चाहिए, ताकि आप कहीं भी सरकारी कार्यालय में जाएं तो आपको बाध्य ना किया जाए कि इसी भाषा में लेटर लिख के लाओ। 350A में कहा गया है कि वास्तव में प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में देना चाहिए। भाई किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए ज़रूरी नहीं है सबको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला जाए, बाध्य किया जाए, नहीं, उसको कोशिश करके मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, उसकी जो भी मदर टंग है उसी में, क्योंकि वो आसानी से समझ जाएगा। तो बाध्य नहीं करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहिए, ये करना चाहिए, तो वो ज़रूरी नहीं। आप कोई भी हिंदी है या वास्तव में मारवाड़ी है या राजस्थानी भाषा है, जो भी वो बोलता है उस भाषा में उसको शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा निर्देश केंद्र सरकार को 350A में दिया गया है। 350B में कहा गया है एक भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारियों का गठन की बात की गई है कि जो अल्पसंख्यक भाषाएं हैं, जो कम भाषा बोली जाती हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए एक अधिकारी नियुक्त केंद्र सरकार करेगी, ऐसा प्रावधान इसमें है। 351 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो हिंदी को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो 351 में क्या है, हिंदी को बढ़ावा देने की बात है। तो ये सारे अनुच्छेद आपको पता रहेंगे तो आपका विकास होगा। तो मेरे हिसाब से कोई टिपिकल अनुच्छेद नहीं है, आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो 350 में क्या है, पीड़ित व्यक्ति अपनी व्यथा किसी भी भाषा में व्यक्त कर सकता है। 350A में है प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। 350 में भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी के बारे में प्रावधान है। 351 में हिंदी को बढ़ावा किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान हैं, तो ये सारे आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो भाग 17 तक मैंने आपको आज बता देता हूँ और भाग 18 मैं कल बताऊँगा आपको। तो इसी के साथ मैं विदाई चाहता हूँ आज, लेकिन कल भाग 17 तक आपको पूरे याद रहने चाहिए। इसी के साथ विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।